अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का जो आप प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स की सूरत में देते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे फीडबैक भेजते हैं। यकीन मानिए इतना खुशी होती है जब आपने इतनी दुआएं भेजी होती हैं, ऐसी मोहब्बतों का इजहार किया होता है, लव यू सो मच लिखा होता है, तो बहुत खुशी होती है। सो इसलिए मैं भी एक जो मैसेज कहता हूँ आप आगे भी फैलाएं, मोहब्बतों का मैसेज, प्यार बांटने का मैसेज, वो है अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हर इंसान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, चरिंद परिंद जितनी भी मखलूक़ात कहें अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज की स्टोरी जिनको स्टोरी सुनाने से पहले उन्होंने कहा मदर भाई मैंने आपका प्रोग्राम इतने अरसे से, इतने सालों से देख रही हूँ और स्टोरी भी सुनती हूँ, और सारा कुछ कहते कहते उन्होंने कहा अल्लाह ताला आपको ये नेमत दे, अल्लाह ताला आपको दुश्मनों से बचाए, अल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी दुआ उन्होंने लिखी। यकीन मानिए मैं लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जब आप इतनी मोहब्बत से दुआ भेजते हैं, उसमें एक होता है ना जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, एक छोटी सी दुआ भेज दी आप तफसील के साथ कि अल्लाह ताला आपको नेमतें भी दे, आप पे रहमत भी हो, अल्लाह ताला आपको ये भी अता करे, शर से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, जलने वालों से महफूज रखे, हसद करने वालों से महफूज रखे। आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिस पे बहुत कम लोग होते हैं जो खुश होते हैं, ज़्यादातर जेलस होते हैं, अल्लाह ताला उन सबसे महफूज रखे। जब इस तरह की आप दुआ देते हैं तो यकीन मानिए मैं लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ इसका अजर आपको अल्लाह ताला की ज़ात देंगी। सच्ची कहानी जो 2015 में इनकी फैमिली के साथ आई। उन्होंने कहा जो मज़हर भी हमारे नाम है वो बेशक आप रियल ही बता दें, तो हकीकी असली जो नाम है वही बताने जा रहा हूँ। इनका नाम है जी बाबरा शाहिद। ये इस वक्त इंग्लैंड में मुकीम है, और जो इनकी बाकी फैमिली है उनके साथ जब ये वाक़या हुआ, उन्हें स्टोरी भेजते हुए मुझे एक पहला फ़िक्र ये कहा मदर भाई इस कहानी को भेजने का मकसद ये नहीं है कि ये एक हॉरर कहानी है, खौफनाक वाक़यात हैं और आप बाकी कहानियों की तरह सुनाएं। मेरा एक इसमें एक मैसेज है, तो प्लीज़ आप एंड में मेरा मैसेज ज़रूर दीजिएगा। एंड में उन्होंने पूरी कहानी भेजने के बाद कहा आपकी मर्ज़ी, आप इस कहानी को शामिल करें या ना करें। तो मैं शायद इनका नंबर बाद में आता कहानी का, तो मैं फ़ौरी तौर पे इनकी कहानी को अभी आई है और शामिल करने जा रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, इसमें एक मैसेज है। क्या मैसेज है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। कहते हैं जी इनके जो ससुराल और माँ बाप सारे जो थे वो मुल्तान में रहते थे। अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटे और 2 बेटियां अता की। मेरी उनसे कुछ फ़ोन पे बात नहीं हुई, वरना शायद कुछ सवाल थे जो मैं उनसे पूछना चाह रहा था, लेकिन बात ना होने की वजह से मैं उन बातों को, अगर आपके दिमाग में भी वो सवाल आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट्स में उनका जवाब दे दूँ। वो कहते हैं जी मैं बाहर ही थी, वो जो हमारा घर था मुल्तान के अंदर वो हमने रेंट पे दे दिया, और जो बच्चे पिंडी के अंदर शिफ्ट हो गए। कमेटी चौक उन्होंने जगह भी बताई। सवाल जो मैंने कहा ना मैंने पूछने थे वही पूछने थे, जिस तरह आपने कहा पिंडी कमेटी चौक, क्या ये रियल बता दूं या ना बता दूं, मैंने रियल बता दी है। वो कहती हैं जी बड़ा बेटा जो नोमान, उसकी शादी का प्रोग्राम बना और उस वक्त वो फौरी तौर पे पाकिस्तान पहुंचे, और जब शादी का प्रोग्राम बनाया जाता है तो बहुत सारे फैसले फौरन करने पड़ते हैं। आप जब बाहर रहते हों और बाहर से पाकिस्तान आए किसी शादी के सिलसिले में, वो भी अपने बेटे की हो, तो फिर बहुत कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है ताकि खैर वाफियत से शादी भी हो और आप वापस भी जा सकें। ऐसा ही हुआ। एक मकान ढूंढा गया रावलपिंडी शहर के अंदर कमेटी चौक के पास। किराए पे एक मकान लिया गया नोमान के लिए, और नोमान की जो दुल्हन थी कोयटा से पसंद की गई। ये रिश्ता कैसे तय हुआ, लव था या अरेंज था, इसका तो मुझे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ऐसा हुआ कि वो कहती हैं, बाबरा शायद कहती हैं कि मेरी जो बहू थी कोयटा से ब्याह के मैं रावलपिंडी ले आई। जो इनका अपना ज़ाती घर था वो तो इन्होंने मुल्तान में किराए पे दे दिया, लेकिन जो रावलपिंडी में घर खरीदा गया, ये फौरी ना सिर्फ ढूंढा गया बल्कि फौरी शादी भी करनी थी और दुल्हन ब्याह के लानी थी। इसलिए बहुत सारे इंतज़ामात इस घर में अभी अधूरे थे, मुकम्मल नहीं थे। घर कंप्लीट मतलब घर की सेटिंग करते हुए, उसको आप रेंट पे जब घर लेते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो उन्होंने अभी कंप्लीट उसको सेट वगैरह नहीं किया था कि फौरी तौर पे शादी कर दी गई।
जिस वक्त ये घर लिया गया तो उस वक्त इनके नोटिस में ये बात नहीं थी कि जो कमरा नोमान ने अपने लिए पसंद किया है कि वो अपनी आने वाली बीवी के साथ इस कमरे में रहेगा, वो ये नहीं जानते थे कि इस कमरे के ऊपर वो जो एग्जॉस्ट फैन के लिए गोल रोशनदान सा बना हुआ है, बड़ा सा सुराख है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे कब्रिस्तान भी है। और वो इस बात से भी वाकिफ नहीं थे कि नोमान ने ये वाला कमरा ही अपने लिए क्यों सिलेक्ट किया है। इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे कहानी में मिल जाएगा। एक कमरा नोमान के लिए सेट कर दिया गया, कोने पे बेड लगा दिया गया नोमान और उसकी आने वाली दुल्हन के लिए। और कुछ ही दिनों में सामिया नाम की दुल्हन, बहू बाबरा शाहिद की, कोयटा से ब्याह के रावलपिंडी पहुंच गई। खैर आफियत से ये शादी हो गई। नोमान बहुत खुश था, माँ बाप खुश थे, बहन भाई बाकी भी बहुत खुश थे। वो जो रूम उन दोनों मियाँ बीवी को दिया गया था, वहां पे दोनों ने अपनी शादी की पहली रात गुजारी। हल्ला गुल्ला होता रहा, बहन भाई बाकी बाहर नोमान के साथ गपशप करते रहे। नोमान काफ़ी देर अपनी बहन भाइयों के साथ बाहर बैठा गपशप करता रहा और फिर वो अपने कमरे में चला गया। नेक्स्ट डे जिस तरह शादी के काम से आप फारिग हुए होते हैं, शादी हो चुकी होती है और बाकी जो काम करने वाले होते हैं अब उन कामों की तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं, ऐसे ही बाबरा शाहिद बाकी कामों की तरफ तवज्जो दे रही थी। नई नवेली दुल्हन इस घर में आई थी। बाकी शाहिदा की जो बेटियां थीं वो अपनी भाभी से बार बार मिल रही थीं, उनको छेड़ रही थीं, उनके साथ गपशप कर रही थी। नोमान भी बहुत खुश था। दूसरी रात भी खैर आफिया से उसी घर में गुजर गई। तीसरी ये रात थी। बाबरा अपनी बेटियों के साथ, सामने सहन था, सहन के पीछे जो कमरा था वहां पे बर्तन धो रही थी। बेटी किसी काम से कमरे से निकल के बाहर गई और उस वक्त अकेली बाबरा शाहिद मौजूद थी। अचानक बर्तन धोते धोते उसकी निगाह सामने दीवार पे पड़ी तो उसने देखा एक बड़ा सा बिल्ला, सफेद और ब्लैक, दो रंग थे उसके बॉडी पे, काला और सफेद। वो इस तरह चलता हुआ दीवार पे आया कि आके इस अंदाज में बैठ गया जैसे वो सामने खड़ी बाबरा को देख रहा हो। बाबरा ने एक निगाह उस बिल्ले की तरफ देखा और फिर अपने बर्तन में जिस तरह धोने में मसरूफ थी उसी तरह मसरूफ रही, लेकिन उसको महसूस हुआ कि जिसकी तरफ मैंने एक झलक देख के वापस काम में मसरूफ हो गई, वो मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा है। तो उसने वापस बिल्ले की तरफ देखा तो बिल्ला वाकई वहीं पे मौजूद उसको बैठा देख रहा था। ये एक आम सी बात थी, जिस तरह कोई बिल्ली या बिल्ला बैठ जाता है दीवार पर और देखना शुरू कर देता है। तो वहां कुछ देर वो कहती है, मैं उसको वहां पे देखती रही। उसके बाद जिस तरह एक औरत आवाजें निकालती है डराने के लिए उस जानवर को कि वहां पे चला जाए, तो मैंने भी जिस तरह डराने के लिए अमूमन इस तरह की आवाजें निकालते हैं, तो इस तरह की आवाजें निकाली कि वो डर के चला जाए। वो वहां पे ना सिर्फ मौजूद रहा बल्कि टस से मस ना हुआ। तो वो कहती है मैंने और ज्यादा बर्तन इस तरह उठा के इशारा किया जैसे मैं बर्तन मारने लगी हूं, और कोई चीज हल्की सी उठा के उसकी तरफ ऐसे डराने के लिए फेंकी भी सही, लेकिन वो मुसलसल बैठा मुझे घूर रहा था। अब मैंने ध्यान दिया उसकी आंखें ना सिर्फ काफी बड़ी थीं, अजीब अंदाज में चमक रही थी, बल्कि कुछ भयानक सी नजर आ रही थी कि मुझे एक जिस्म के अंदर झुरझुरी सी महसूस हुई, एक खौफ सा महसूस हुआ। वो कहती है मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ती रही और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा सामने अभी तक बैठा वो मुझे घूर रहा था। मैंने दोबारा से अपनी आंखें बंद की। अब जो काम था वो वहीं पे मैंने रोक दिया, जो मेरे हाथ बर्तन धो रहे थे वहीं पे रुक गए, और दिल ही दिल में मैं पढ़ती रही और पढ़ने के बाद दोबारा जब मैंने उसको आंख खोली और उसकी तरफ जिस तरह फूंक मारते इस अंदाज में किया, तो उसके बाद वो चलता हुआ वहां से चला गया। जब वो चला गया तो मैंने अपने आप ने औसान खता जो हो गए थे उनको नॉर्मल किया और अपने बर्तन धोने में लग गई। ये शादी की कोई तकरीबन चौथी रात थी।
शाम हो चुकी थी, घर में उसी तरह अभी तक खुशियां, उसी तरह चहल पहल शादी की मौजूद थी कि बहू रानी सो रही थी। बाबरा कहती है मेरी बड़ी बेटी गई कि खाने का टाइम होने वाला था कि मैं भाभी को जगाऊं और उनको कहूं कि जो भाभी आ जाएं। जब वो बेड पे पहुंची तो देखा वो ऐसी गहरी नींद में है कि उसने आवाज दी भाभी को, सामिया भाभी, सामिया भाभी। और काफी आवाजें देने पे भी वो जब नहीं जागी तो उसने हाथ से बकायदा हिला के जगाने की कोशिश की, साथ साथ आवाज भी दी, सामिया भाभी। और जब फिर भी नहीं जागी तो वो चौंक गई और इस अंदाज में जरा झंझोड़ा कि शायद गहरी नींद में है, तो पता लगा उनका जिस्म बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे शदीद बुखार है और वो उठ नहीं पा रही। तो भागती हुई गई, मां को बुला के लाई और जब मां ने आके बाबरा ने चेक किया तो वाकई उसको 104 बुखार था और वो बेहोशी की हालत में थी। अमूमन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, लड़कियां जब अपने माँ बाप के घर को छोड़ के दूसरे घर में जाती हैं तो एक उदासी भी होती है, थकावट भी होती है और बहुत कुछ ऐसा होता है, तो थक जाता है इंसान। तो इसलिए वो फैमिली भी यही समझी, डॉक्टर के पास ले गए, एक दवाई वगैरह दी और उसको आराम करने को कहा कि इसको रेस्ट करने दें, थकावट शादी के ऐसा हो जाता होता है। बात ऐसे ही हो गई। इस बेहोशी वाली रात की तकरीबन कोई 2 रातें और गुजरी, ये तीसरी रात थी। नुमान एकदम से उस चीख से उठ के बैठ गया जो सामिया ने मारी थी। क्या हुआ सामिया, सामिया क्या हुआ? और जब उसने उसको झंझोड़ा तो एकदम से जैसे वो होश में आई और कही, उसने, सामिया ने कहा, ये चीखें कौन मार रहा है? नुमान ने अपने इर्द गिर्द देखा और कहा यहां पे तो कोई भी नहीं है, कोई चीख की आवाज नहीं आ रही। उसने कहा नुमान तुम्हें चीखों की आवाज नहीं आ रही? उसने कहा नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, तुम्हें नींद की जरूरत है सामिया, सो जाओ तुम। और उसने उसको आराम से सुला दिया। और अगली रात फिर ऐसा हुआ कि सामिया ना सिर्फ उठ के बैठ गई, उसने चीखें मारी, बल्कि अपने कानों पे इस अंदाज में हाथ रख लिए जैसे इतनी ऊंची ऊंची कोई चीखें मार रहा था कि वो कह रही थी बंद करो इन चीखों को, मेरे कान फट जाएंगे, बंद करो इन चीखों को। नुमान आज भी उसको कवर करने में लगा रहा कि उसको कोई चीखें नहीं आ रही, तुम्हें कहां से चीखें आ रही हैं, क्या हो गया सामिया, क्या हो गया तुम्हें? और सुबह मां बाप ने पूछा क्या हुआ नुमान, सामिया चीखें क्यों मार रही थी? तो उसने बताया मामा कल रात भी ऐसा हुआ और उससे एक रात पहले भी ऐसा हुआ है, वो डर गई थी, शायद ख्वाब में डर गई थी और रात भी शायद ख्वाब में डर गई है। कानों पे हाथ रख के इस तरह बोल रही थी कि चीखें मत मारो, इतनी ऊंची ऊंची चीखें कौन मार रहा है कि मेरे कान फट जाएंगे। और वो इस तरह बोली जा रही थी चीखें बंद करो, चीखें बंद करो। मुझे लग रहा है वो डर रही है। नेक्स्ट डे शाम का टाइम था। बाबरा कहती हैं कि मैं सामिया के कमरे में गई। वो कहते हैं हम लोग क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं। वो सामने बेड पे बैठी थी, उसने गले के अंदर क्रॉस पहना हुआ था, वो हर वो पहने रखती थी क्रॉस। कहती जब मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा वो जो उसके गले में क्रॉस था वो नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था। मैं भाग के जल्दी से क्रॉस उठाया और उसको कहा सामिया ये क्या किया है, तुमने ये क्यों नीचे गिरा दी है? कि उसी वक्त मुझे लगा वो जो सामने बेड पे बैठी है वो सामिया नहीं है। उसकी आंखें अजीब से अंदाज में खुली हुई थी और मुझे अजीब से अंदाज में ऐसे घूर रही थी, बगैर आंखें झपकाए वो मुसलसल मुझे घूर रही थी। और जब मैंने उसे डांटने की कोशिश की कि तुमने ये क्यों नीचे फेंका है, बोल क्यों नहीं रही हो, तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा सामिया से खौफ सा आया, जैसे इस वक्त सामिया मेरे सामने नहीं बैठी, कोई और है। सामिया, सामिया। और सामिया की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो मुझे डर सा लगने लगा और मैं उसके पास बैठ गई और उसको हिलाया इस अंदाज में। लेकिन जिस अंदाज में उसने गर्दन मेरी तरफ घुमाई और जिस तरह उसकी आंखें लाल सी हो रही थी, मैं समझ गई कुछ गड़बड़ है। वो कहती है मुझे, मैं हर वक्त पढ़ती रहती थी, मैंने उस वक्त भी पढ़ना शुरू किया और मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस वक्त सामने बैठी इंसानी रूप में तो सामिया है, लेकिन उसके अंदर कोई और आ चुका है, आ चुकी है, उसके वजूद के अंदर इस वक्त कोई और मौजूद है।
और जब सामिया बोली तो वो सामिया की आवाज़ नहीं थी, किसी और फीमेल की आवाज़ थी जो उसके अंदर से बोल रही थी। मैंने फौरी तौर पे दोनों हाथ सामिया के पकड़ लिए और कहा, सामिया। तो जो अंदर थी उसने कहा, बोलो क्या कहना है। तो वो सामिया की आवाज़ नहीं थी। मुझे डर सा लगा और मैं कमरे में अकेली थी, सामने सामिया बैठी थी, बोल कोई और रही थी। मैंने कहा, कौन हो तुम? तो उसने बताया, जिस कमरे में नोमान और सामिया, उसने लफ्ज़ सामिया कहा, जिस कमरे में ये लड़की ने आके अपनी पहली रात गुजारी है अपने शौहर के साथ, यहां हम दो बहनें और हमारा बाप रहता है। इन्होंने इस कमरे में आकर जो रात गुजारी है ये हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। जिस जगह पे ये बेड है इस जगह पे हमारी रिहाइश थी। अब हम इसको नहीं छोड़ने लगे, अब हम इसके साथ हैं। वो कहती है, मैंने उसके हाथ पकड़े हुए थे, मुझे और कुछ समझ ना आया। एक ऐसी आवाज़ जो किसी और की थी और जो मुझे बता रही थी यहाँ पे एक बाप है और उसकी दो बेटियां हैं जो नज़र नहीं आती। उस जगह पे जहाँ पे बेड है इस वक्त भी बैठी है, इसी जगह पे उनकी रिहाइश थी। और क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपनी सुहाग रात मनाई थी तो इसलिए उनको गुस्सा था और वो सामिया के जिस्म के अंदर बसेरा कर चुकी थी। जल्दी से मैंने जो हाथ उनके पकड़े हुए थे उसको मजबूती से पकड़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही, यहां तक कि पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें बंद थीं कि एक नज़ारा मैंने देखा जो बहुत ही भयानक था। मैंने देखा कि इस कमरे में सामिया के साथ एक काली स्याह से एक औरत मौजूद है, बहुत ही खौफनाक है। उसका चेहरा लगता तो ऐसे है जैसे वो कोई औरत है, उसके बाल भी हैं, उसके खदोखाल भी औरत की तरह हैं, लेकिन इतनी काली स्याह है जैसे कोई साया सा होता है। लेकिन साथ ही मेरी आंखें ने जो बंद थी उसी वक्त मंजर देखा बंद आंखों ने कि उसके आगे के जो दो दांत थे वो टूटे हुए थे। बहुत ही भयानक शक्ल की थी, क्लियर। उसने जैसे ही अपने होंठ खोले तो आगे वाले दो दांत उसके टूटे हुए थे। कर अजीब सा खौफनाक सा उसका चेहरा था। कहती मैंने जल्दी से आंखें खोल दी और पढ़ते 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 मैंने देखा कि सामिया आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, उसकी आंखें बंद हो रही हैं। वो जिस अंदाज में बैठी थी, जिस अंदाज में मुझे देख रही थी, अब वो नॉर्मल कंडीशन की तरफ आ रही है। यहां तक कि मैंने उसे पकड़ा और आराम से बिस्तर पे लिटा दिया। लेकिन एक बात से मैं वाकिफ हो चुकी थी कि कुछ ऐसा गलत हो चुका है जो अनजाने में हुआ है। नुमान ने जिस कमरे का इंतखाब किया है, इस कमरे में एक जिन और उसकी दो बेटियों का बसेरा है, जिनको नुमान का इस कमरे में आके रहना, अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से वो इस वक्त सामिया पे अटैक कर चुके हैं, उसके जिस्म के अंदर घुस चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं। रात तक सामिया की तबीयत बेहतर हो गई, लेकिन एक बात तय हो गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो चुकी है। सामिया का 104 बुखार होना, उसके बाद उसका बेहोश हो जाना, क्रॉस का इस तरह जमीन पे गिरे हुए पाए जाना, और सामिया के अंदर से क्लियर किसी का बोलना और ये बताना कि हाँ हम इस जगह पे रहते हैं, दो लड़कियां और एक उनका बाप। इस बात का बाबरा ने अभी तक किसी से जिक्र नहीं किया था। वो बार बार सामिया का ध्यान रख रही थी, सामिया पे निगाह भी रख रही थी और मुसलसल उस पर पढ़ के दम भी कर रही थी। वो जो कमरा था नोमान का, जहां पे वो रोशनदान की जगह पे वो एग्जॉस्ट फैन के लिए एक बड़ा सा सुराख बनाया गया था जिसकी बैक साइड पे कब्रिस्तान था, वहीं पे ही नोमान की बहन कमरे में शाम को दाखिल हुई। सामिया उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी। वो वापस जाने ही लगी कि उसकी निगाह उस गोल सा, वो जो बड़ा सा सुराख निकाला गया था एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए, वहीं पे उसने देखा एक काली स्याह औरत मौजूद है जिसके आगे दो दांत टूटे हुए हैं। वो बहुत ही भयानक है। उसने देखा, उसने चीखें मारी और चीखें मारते हुए बाहर आ गई। मां ने पूछा, सारे जमा हो गए, क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैंने इस जगह पे एक अजीबो गरीब औरत को देखा है जो काली स्याह थी, बहुत ही भयानक थी। बालों से ही अंदाजा होता था कि वो इस शेप की है,
इस फिजीक की है, एक औरत सी है, और उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए हैं। बाबरा ने ये बात किसी से कही नहीं थी, लेकिन जब उसने आंखें बंद करके पढ़ाई की थी तो उसने भी एक भयानक औरत को देखा था जो काली स्याह थी, जिसके 2 दांत टूटे हुए थे। और अब बेटी भी वही हुलिया बता रही थी कि उसने वहां पे खुली आंखों के साथ उस सुराख के अंदर देखा था। फर्क था तो सिर्फ यह था, बाबरा ने आंखें बंद करके पढ़ाई के दौरान एक मंजर देखा था और उसकी बेटी ने खुली आंखों से उस जगह पे उस औरत को देखा था। अब बाकी बच्चों को भी घर की बैक साइड पे साए नजर आने शुरू हो गए थे। अक्सर बच्चे मां से कहते, मां मैंने कोई साया देखा है, और मां उनको तसल्ली देती और कहती कुछ भी नहीं है, इजी हो आप। लेकिन बच्चे इस तरह आप साए देख रहे थे। सामिया की तबीयत ऐसी हो गई थी कि अब वो रातों को उठ के चीखें भी मार रही थी, डर भी रही थी, कानों के ऊपर हाथ भी रख लेती और कहती चीखें बंद कराओ, मेरा कान फट जाएंगे। एक शाम सामिया के साथ बाबरा बैठी थी और उसकी तबीयत पूछ रही थी, बेटी अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो सामिया ने बताया, मामा ये बेड का जो कोना है ना, यहां मुझे अक्सर नजर आता है जैसे कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ आती है, तो ऐसे एक लिफ्ट सी आती है और आके रुक जाती है, उसका दरवाजा सा खुलता है, उसमें से बहुत सारे लोग निकल के बाहर आ जाते हैं। मैं अक्सर इस कमरे में देखती हूं। बाबरा अपनी उस बहू सामिया की इस तरह देखभाल कर रही थी जैसे एक छोटे से बच्चे की देखभाल करते हैं। सामिया की इस कंडीशन को देखते हुए फैसला यह हुआ कि इसी कमरे में बाकी सब सोएंगे ताकि सामिया डर ना सके और खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत खराब हो तो हम उसके पास मौजूद हों। नीचे जमीन पे ही बिस्तर लगा लिए गए और सारे उसी कमरे में सो गए। नुमान भी नीचे सोया था, ऊपर बेड पे सामिया सोई हुई थी। तकरीबन सब लोग रात को सो चुके थे। रात का कोई एक पहर था कि एकदम से सामिया ने चीख मारी और उठ के बैठ गई। नुमान जो बिल्कुल पास था, वो चीख इतनी ज्यादा ऊंची नहीं थी कि बाकी भी सुन सकते, बिल्कुल पास ही लेटा था। उसने वो चीख सुन ली जिससे उसको अंदाजा हुआ कि वो नींद में डर रही है। तो उसने मां को जगाया, मां ने अपने साथ लेटे शौहर को, बाकी बच्चों को, सबको इस तरह जगा दिया गया और सारे जाग गए। तो उन्होंने देखा सामिया उठ के बैठ गई हुई है। और आज पहली दफा ऐसा मंजर था कि बाबरा के अलावा भी बाकी सब घर वाले सामिया को इस हालत में देख रहे थे कि सामिया के अंदर वो लड़की फिर आ चुकी थी। आज फिर सामिया की जगह पे वो लड़की बोल रही थी और सारे घर वाले खौफ के आलम में सामिया को देख रहे थे। जो इतना तो वाकिफ हो गए थे, मां ने इतना तो सबको बता दिया था कि सामिया की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन आज वो मंजर क्लियर हो गया था। वो गड़बड़ क्या है? वो ये गड़बड़ है कि सामिया के अंदर किसी और की आवाज़ थी, कोई लड़की थी जो बोल रही थी और वो कह रही थी, सामिया तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ अच्छे नहीं हैं, तुम हमारे पास आ जाओ। सामिया तुम हमारे साथ रहना शुरू कर दो। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे ससुराल वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हैं, तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखते, तुम्हारे साथ बहुत बुरे हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ। ये लफ्ज़ जो निकल रहे थे किसी और के थे, होंठ हिल रहे थे, तो वो सामिया के थे। बोलने वाली कोई और थी जो सामिया का नाम लेके सामिया के अंदर से बोल रही थी और सामिया को बहका रही थी कि इनके साथ मत रहो, हमारे साथ आ जाओ। क्योंकि बाकियों के ने यह मंजर नहीं देखा था, बाबरा एक दफ़ा यह मंजर देख चुकी थी। बाबरा उठी और उठ के सामिया के पास गई और इस अंदाज में मुखातिब किया, बच्चे, मेरा बेटा सामिया, होश में आओ। और इस तरह पढ़ना शुरू कर दिया। उसी लम्हे पास रखी हुई जो बाइबल थी सामिया ने उठाई और उठा के फेंक दी। नुमान शदीद गुस्से में आया कि उसने ये क्या किया है, बाइबल को उठा के इस तरह फेंका। तो उसने गुस्से में कहता है उसको थप्पड़ मारा। साथ ही बाबरा ने नुमान की तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम्हें नहीं पता इस वक्त ये सामिया नहीं है, इस वक्त इसको इस तरह डील करना है जैसे एक मासूम बच्चा। अपने ऊपर कंट्रोल करो और फिर कभी ऐसा मत करना। ये सामिया नहीं है, ये कोई और है।
और फिर उन्होंने सामिया के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। और उसी लम्हे वो जो सामिया के अंदर थी बोली, हाँ सामिया हम तुम्हें लेने आ गए हैं, चलो। और उसी वक्त नीचे उनका दरवाजा नॉक हुआ। उस कमरे के अंदर वो जो पूरी फैमिली मौजूद थी, जो खौफ के आलम में यूं सुकड़ के बैठे हुए थे, सारे डरे सहमे हुए थे। सिर्फ एक बाबरा थी जो पहले ये मंजर देख चुकी थी, इसलिए वो सामिया के करीब हो चुकी थी। उसका शौहर भी नुमान जो अभी थप्पड़ मार के खड़ा था, वो भी अब डर गया था, कोई लेने आ गया था, दरवाजा नॉक हो रहा था। और उसकी बीवी सामिया के अंदर कोई और बोल रही थी। मां ने नुमान से कहा, दरवाजा मत खोलना, ऊपर बालकनी से देखो कौन है। अभी तक दरवाजा नॉक हो रहा था। नुमान और उसका भाई उठकर दोनों गए बालकनी की तरफ कि देखें कौन दरवाजा नॉक कर रहा है। और जब वो चलते हुए बालकनी की तरफ जा रहे थे तो अभी तक दरवाजा नॉक हो रहा था। और दरवाजा जो बजा रहा था, इस अंदाज में दरवाजे को बजा रहा था जैसे उसको बहुत जल्दी हो, बगैर कोई आराम किए, यानी हाथों को रोके बगैर मुसलसल ठक 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 इस अंदाज में दरवाज़ा बजा रहा था। और दोनों भाई चलते हुए जब बालकनी में पहुंचे, अभी तक दरवाज़ा बज रहा था। और जिन्होंने जैसे ही झांक के नीचे देखा तो उसी लम्हे ना सिर्फ दरवाज़ा बंद हो गया बल्कि नीचे कोई भी नहीं था। जो भी दरवाज़ा बजाने वाले था वो इतनी जल्दी एक सेकंड के अंदर कहीं पे भी नहीं जा सकता था। वो समझ गए कि जो भी है अभी भी वहीं पे मौजूद है, लेकिन हमारी आंखें उसको नहीं देख पा रही, क्योंकि हम जैसे ही इस दरवाजे के ऊपर बालकनी में आके खड़े हुए हैं तब भी बज रहा था। और एक सेकंड ही लगा है, जब यूं गर्दन की है तो नीचे गायब। वापस आए और मां से कहा, मां जी बाहर कोई भी नहीं है। बाबरा पढ़ती रही और बाबरा शायद कहती हैं पढ़ते 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 वो आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आना शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आते आते वो लेट गई। मुल्तान में एक जानने वाले थे हमारे, उनसे राब्ता हुआ और उनको हमने कहा ये मामलात हो रहे हैं और ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा है मैं भी पढ़ाई करता हूं और जो आप पढ़ रही हैं वो ठीक है, कुछ दिनों तक आप सामिया को मेरे पास भी लेके आइएगा। मैं जब आपको बताऊं तो उसको मेरे पास ले आइएगा, मैं भी इसके लिए पढ़ाई करता हूं। अब घर पूरा डिस्टर्ब था, सारे परेशान थे कि ये क्या वाकयात हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। एक हंसता मस्ता घर जहां पे अभी शादी हुए कुछ अरसा ही हुआ था, वहां पे इस तरह के हालात हो गए थे। किसी को साए नजर आ रहे थे तो किसी को चीखने की इस तरह की आवाजें आती कि वो कानों पे हाथ रख लेती। अब तो बाकायदा तौर पे उसके अंदर कोई आ जाता, हाजिर होके बोलना भी शुरू कर रहा था। तकरीबन कहते हैं ये कोई 1 महीने के करीब, 1.5 महीने के करीब हो चुका था। ये सामिया को पता लगा वो मां बनने वाली है, उसके घर में खुशी आने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन वहीं पे जब वो वॉशरूम में गई और वॉशरूम से वापस आई तो उसने अपनी सास को, बाबरा शाहिद को बताया मिसकैरेज हो चुका है उसका। वो जो उसके यहाँ बच्चे की खुशखबरी आई थी, उसको पता लगा था कि वो उम्मीद से है, वॉशरूम जाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ कि उसको खुद भी समझ ना आया, उसका बच्चा ज़ाय हो गया। जो पहले ही पूरा घर परेशान था, इस बात को सुनने के बाद कि जो एक खुशी की खबर इस घर में आने लगी थी वो ही ख़त्म हो गई। फौरी तौर पे फैसला हुआ जितनी जल्दी हो सकता है इस घर को ढूंढना शुरू, इस घर को छोड़ते हैं और घर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस घर को लिए हुए अभी टाइम ही कितना हुआ था, अभी तो घर सेट तक नहीं हो सका था। तीसरे चौथे दिन से तो यहाँ से इस तरह के वाकयात पे वाकयात हो रहे थे तो उनको कुछ भी समझ ना आया। फौरी तौर पे घर की तलाश शुरू कर दी गई कि एक और रेंट का घर देखा जाए और वहां पे शिफ्ट होते हैं जितनी जल्दी हो सके। लेकिन जिस भी घर को देखने के लिए जाते, वहां पहुंच के पता लगता कि ये घर अभी अभी किराए पे चढ़ चुका है। फिर एक और घर को देखते, जी ये खाली है। उस घर के पास भी पहुंचते तो वो बताते, प्रॉपर्टी डीलर लेके जाते हैं आपको, और जब वहां पे जाते तो मालिक मकान बताता नहीं जी वो तो खाली नहीं रहा, किराए पे चढ़ चुका है। और जिस भी मकान की तरफ जाते वहां से इनकार हो जाता कि वो मकान अब खाली
नहीं रहा। इतना तो समझ आ रही थी जैसे कोई है इनको मकान नहीं लेने दे रहा, इसलिए जब भी वो मकान की तरफ जाते हैं तो इनकार हो जाता है। बाबरा शायद कहती हैं, सामिया को लेकर मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी और आज भी हमने मकान देखे थे, लेकिन कहीं से भी कोई उम्मीद पैदा नहीं हुई थी। जो भी मकान देखने जाते वो चढ़ चुका होता। थक हार के अम्मी के घर में आके बैठे ही थे कि सामिया ने कहा, मैं जा रही हूं, आपने चलना नहीं है? तो मैंने कहा, सामिया चलते हैं, इतनी थक गए हैं, 10-15 मिनट तो बैठने दो, जरा सांस लेने दो, उसके बाद चलते हैं। तो सामिया ने खड़ी होगी और कहा, ठीक है आप आ जाइएगा, मैं जा रही हूं। उसने सर पे दुपट्टा लिया और तेजी से बाहर चली गई। वो कहती है, मैं परेशान हो गई और मैं समझ गई कि मुझे इसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, इसके पीछे जाना चाहिए। और कहती है, मैंने भी उसी तरह जल्दी से उठी हूं और सामिया के पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा, मदर भाई आप लोग तस्बीह पढ़ते हैं, हम लोग रोज़री पढ़ते हैं। रोज़री मेरे हाथ में थी और मैं मुसलसल उसके पीछे चल रही थी और पढ़ती हुई जा रही थी। लेकिन सामिया इतनी तेज़ चल रही थी कि मैं हैरान हो रही थी कि कैसे वो इतनी तेज़ चल सकती है। बस वो तेज़ तेज़ चलती हुई जा रही थी और मैं भी उसके पीछे रोज़री पढ़ती हुई। अगर मैं लफ्ज़ सही नहीं कह रहा तो उसके लिए माजरत खाऊँ, मैंने फर्स्ट टाइम ये लफ्ज़ सुना है रोज़री, तो हमारी तस्बीह होती है। तो वो कहती हैं, रोज़री पढ़ती हुई मैं उसके पीछे जा रही थी कि रास्ते में ही मेरी रोज़री टूट गई। और जिस वक्त टूटी मुझे उसी वक्त एहसास हो गया कुछ गड़बड़ है, हालात वैसे नहीं हैं, बहुत ही कुछ भयानक है। और उसका फौरी तौर पे टूट जाना भी मुझे समझ आ गया। बस मैं भागती रही इस अंदाज में कि वो चल रही थी और मैं भाग रही थी, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पा रही थी, यहां तक कि वो मेरी आंखों से दूर हो गई। मैं भागती भागती घर पहुंची और जब घर दाखिल हुई तो मैं जाके क्या देखती हूं, सामिया चादर लपेटे बेड पे सो रही है। मैं कमरे में दाखिल हुई और इस अंदाज में उसको सोए हुए देख के कि जो भागती हुई वहां से पहुंची है, 1 मिनट भी नहीं रुकी और इतनी तेज उड़ती हुई सी आई है कि मैं भाग रही थी और वो चल रही थी, लेकिन उसका चलना भी ऐसे था जैसे उड़ रही हो। अब आके सो भी गई है। मैंने चादर हटाई, उसको कहा, सामिया सामिया, और जितनी दफा भी आवाजें दी, सामिया की कोई भी आवाज नहीं आई। और जब मैंने उसको झंझोड़ा तो पता लगा सामिया बेहोश हो चुकी है। मैंने उसी वक्त बाइबल उठाई, उसके माथे पे रखी और पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं हर वक्त मैं पढ़ती रहती थी। उस वक्त भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ती रही यहां तक कि उसने आंखें खोली। जब उसने आंखें खोली तो वो हाजिर हो चुकी थी जो उसके अंदर आती थी। आज वो मुझसे बोली, मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। मेरे सामने जो लेटी है वो सामिया है, जिसकी आंखें खुली हैं वो सामिया है, जिसके होंठ हिल रहे हैं वो सामिया है। आवाज किसी और की है जो कह रही है, मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। मैं पढ़ती रही, मैं कांप रही थी, मैं डर रही थी, मैं मजबूत भी थी, मैं कमजोर भी थी। मेरी बेटी इस अंदाज में थी, मैं मजबूत भी थी क्योंकि बाइबल मैंने उसके माथे पर रखी थी और मैं पढ़ रही थी। जब दूसरी तीसरी बार उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बाबा के पास जाना है, मुझे छोड़ दो, तो मैं उससे बोली, मेरी बेटी को भी छोड़ दो, मेरी बेटी ने भी मेरे पास आना है, वो मेरी बेटी है, बेटी को उसकी मां के पास जाने दो, तब मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास जाने दूंगी, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और मैंने जैसे ही ये फिक्रा कहा तो वह अंदर से जो बोल रही थी उसने कहा, हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं अपने बाबा के पास चली जाऊंगी और इसको भी हम छोड़ देंगे। तो मैंने उसे कहा, वो इस कमरे में आके रहे थे, नुमान और सामिया, वो नहीं जानते थे कि तुम लोग यहां पे रहते हो, तुम्हारा यहां पे बसेरा है, वो इससे अनजान थे। अगर उनको पता होता तो वो कभी भी ना रहते। तो इसलिए तुमने इस पे जबरदस्ती का कब्जा किया हुआ है, इसके जिस्म को छोड़ दो, इसके जिस्म पे तुम्हारा कब्जा है, वो बहुत तकलीफ में है, तुमने इसको मां भी नहीं बनने दिया। अगर आज तुमने इसको नहीं छोड़ा तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो उसने कहा, मैं वादा करने को तैयार हूं, मैं इसको छोड़ के चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दें। उसने कहा, क्या सबूत है इसका? उसने कहा, आप बाइबल को उसके ऊपर से हटाएं। और मैंने जैसे ही बाइबल को उसके ऊपर से हटाया तो उस वक्त जो एक मामा की आवाज आई थी वो सामिया की थी। जो इतनी देर से मुझसे हम कलाम थी वो कोई और आवाज थी, लेकिन बाइबल के हटाते ही एक आवाज आई, मामा। वो वही सामिया थी, वो मेरी वही बहू, मेरी बेटी थी जो अपनी ओरिजिनल आवाज में बोली थी, मामा। और मैंने वही बाइबल दोबारा उसके माथे पे रख दी और पढ़ना शुरू कर दिया और साथ में बोलती गई,
आज के बाद मेरी बेटी के पास मत आना, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद मेरी बेटी के पास मत आना। और मैं पढ़ती रही यहाँ तक के मुझे महसूस हुआ कि मैं खुद रिलैक्स हो गया हूँ, मेरे कंधों से बोझ सा उठ गया है, कमरा हल्का हो गया है, मैं खुद हल्कान महसूस कर रही हूँ, थकावट दूर सी हो गई है, मैं खुद बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। उसके बाद मैंने बाइबल हटाई और उसके बाद बोली, सामिया बेटा। तो आवाज़ आई, जी मामा। ये मेरी सामिया की आवाज़ थी, ये कोई और नहीं था। मैंने कहा उठो बेटा, उठ के बैठो। सामिया उठ के बैठी, लेकिन उसी वक्त लम्हे मेरी निगाह पड़ी तो उसके चेहरे पे उसके ये गर्दन वाली जगह और उसके नीचे इस तरह निशान पड़े थे, जैसे कोई कीड़ा या कोई चीज़ गुजर जाए तो उसके ऊपर ऐसे क्या कहते हैं, एक दाना तो नहीं होता है, उभार उभार सा बन जाता होता है, अजीब सा। कभी कोई कीड़ा काट जाए, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, कुछ को नहीं पता होगा, कीड़ा काट जाए तो वो जगह रेड सी हो जाती है, अजीब सी, और जिस तरह रेशेस पड़े होते हैं और वो ऊपर एक दाना सा बने थे, तो इस तरह के सारे रेशेस बने हुए थे उसकी पूरी बॉडी पर, दाने दाने से अजीब से लाल हो रहा था उसका ये। तो मैंने कहा तुम ठीक हो सामिया बेटा? उसने कहा हाँ माँ मैं ठीक हूं। मैं उसकी सारी ये निशान देख रही थी तो खुद भी सारे निशान देख रहे, परेशान हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये एलर्जी की वजह से हो जाता है, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें मैं टैबलेट भी देती हूँ, उसके बाद उठ के तुम नहाओ, तुम फ्रेश हो, तुम इस वक्त ईजी हो। तो कुछ सोचती रही, उसके बाद कहा हाँ मामा मैं ईजी हूँ। वो लड़की मुझे कहीं लेके गई थी, वहाँ पे 4-5 कब्रें थीं, एक कब्र खुदी हुई थी, और जो कब्र खुदी हुई थी वो मुझे उस कब्र के पास लेके गई और उसने मुझे कहा तुम यहीं पे लेटो, तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारा ससुराल अच्छा नहीं है, तुम उनके साथ मत रहो, तुम हमारे साथ रहा करो, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी जगह है, तुम हमारे साथ रहो। मामा मुझे वो ज़बरदस्ती वहाँ पे उस कब्र के अंदर लेके गई हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर उसने चीखना शुरू कर दिया और मुझे लेके वापस आ गई। और उसके बाद मुझे नहीं याद, क्योंकि उसके बाद वो सो सी गई थी। बाबरा कहती है मैंने उसे नहाने के लिए भेज दिया और काफ़ी रिलैक्स महसूस किया कि अब वो बेहतर है। उसके बाद सामिया को लेके हम जो हमारे मुल्तान में जानने वाले थे उनके पास गए, उनको भी मिलवाया, उनको भी दिखाया, और अब सामिया काफ़ी बेहतर हो रही थी। उन्होंने भी देख के कहा हाँ अब ये काफ़ी बेहतर है। उन्होंने भी पढ़ाई की और कहा मैं उस कब्रिस्तान में जाऊंगा और वहाँ पे भी कुछ जाके मैंने पढ़ना है, कुछ करना है, वो मैं कर दूंगा। दोबारा कभी भी अब सामिया के साथ ये मसला नहीं होगा। हम मुल्तान से सामिया को लेके वापस आ गए, वो भी वहीं पे गए, जो उन्होंने करना था उन्होंने हमें बताया नहीं, सिर्फ इतना कहा कि मैंने कब्रिस्तान जाना है और वहाँ पे जाके कोई काम है ज़िम्मे मेरे जो करना है, उसके बाद सामिया के साथ कोई मसला नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने जब कर दिया वहाँ पे जाके, उन्होंने कहा अब उम्मीद है सामिया के साथ कोई मसला नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, सामिया के साथ कोई मसला नहीं हुआ। और जैसे ही हम वापस पहुंचे मुल्तान से, ना सिर्फ हमें फौरी तौर पे एक किराए का घर मिल गया वहाँ, बल्कि वहीं पे एक और बात जो हमारे इल्म में नहीं थी, हमारे नोटिस में नहीं थी, वो बात भी आई। बाबरा शायद कहती हैं कि जब जैसे ही हम पिंडी पहुँचे तो हमें कॉल आई कि आपने घर के लिए कहा हुआ था किराए के लिए, तो आ जाइए घर आप देख लीजिए। और हम गए, घर भी हमें पसंद आ गया और फौरी तौर पर हमने फैसला किया कि आज हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें उसी दिन ही एक बात पता लगी कि जो हमसे पहले उस घर में रहते थे वो कोई अजीबो गरीब से लोग थे। उनके कोई 3 महीने का बेबी था जो होने वाला था, उनका एक बेबी था जो होने वाला था और वो माँ बनने वाली थी वो औरत। वो जो अजीबो गरीब से लोग थे वो बहुत कम लोगों से मिलते थे, बहुत कम लोगों ने उनको कहीं आते जाते देखा था, वो ज़्यादातर घर पे ही वक्त गुजारते थे। और उनके यहाँ जब बच्चा होने वाला था तो उनका वो बच्चा उस बाथरूम में हुआ था, और ना सिर्फ इस अंदाज में पैदा हुआ था कि वहाँ पे एक गड्ढा सा बना हुआ था, उसके अंदर जाके वो कहते हैं फंस गया था वो बेबी, और बाकायदा उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। और इस वाक़े को भी उन्होंने छुपा दिया था, लेकिन जब बेबी उस बाथरूम में पैदा हुआ और उस आग के अंदर जाके फंस गया और मर गया तो ये खबर बाहर निकल गई थी। उसको उन्होंने हादसा कहा था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं वो अजीब व गरीब से लोग थे, उस वजह से इनकी बेटी बहू जो सामिया थी उसका भी इस तरह मिसकैरेज हुआ था। लेकिन जैसे ही हम और घर में शिफ्ट हो गए, सामिया बहुत बेहतर हो चुकी थी। अब उसकी जो भी कंडीशन थी वो बहुत नॉर्मल हो चुकी थी और अब उसके साथ नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने अपना वो जो पढ़ाई का सिलसिला था वो मुसलसल जारी रखा।
ताकि फिर सामिया के साथ इस तरह का कोई मसला ना आ सके। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने भी कब्रिस्तान में जाके क्या कुछ किया था जो हमें बताया नहीं था, लेकिन जब वो करके आ गए थे तो उन्होंने कहा था अब आज के बाद सामिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हमें बहुत सारी कहानियां पता लगी, क्योंकि जिस घर को हमने जल्दी में लिया था हमें पता लगा उसकी बैक साइड पे कब्रिस्तान भी है, और जो कमरा जो ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए सुराख सा बड़ा बनाया गया था, जहां पे मेरी बेटी ने उस काली स्याह औरत को देखा था, उसी के ही बैक साइड पे कब्रिस्तान था। ये भी हमें बाद में पता लगा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैंने कहानी मदर साहब आपको इसलिए इंग्लैंड से भेजी है कि सबसे मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कीजिएगा, कभी भी किराए का घर अगर लें तो फौरी तौर पे जाते ही ऐसा नहीं है कि शिफ्ट हो जाएं, पहले जाके जिस भी मज़हब से, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है, उन्होंने कहा हम तो उस हवाले से जो मुसलमान है या हिंदू है या जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, अपने मज़हब के हवाले से जाके, उनका ये पैगाम था जो इस कहानी को भेजने से पहले उन्होंने मुझे शुरू में कहा कि जाके उस घर के अंदर जो भी किराए पे आपने घर लिया, लाजमी एक दफ़ा जो आप अपने मज़हब की पढ़ाई करते हैं उसको पढ़ाई लाजमी करें। मैं स्पेशली ये नहीं कहूँगा कि ये करें, मैंने बल्कि मैं इस पर एक वीडियो छोटी सी बना दूंगा, जो आपके सवाल मैं प्रोग्राम करता हूँ उस पर कि अगर कोई किराए का घर लेता है तो उसके ऊपर जाके क्या करना चाहिए, वो भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो उनका मैसेज ये था, पैगाम ये था कि कभी भी किराए का इस तरह घर लें तो जाते ही शिफ्ट ना हो जाएं कि आपको पता ही ना हो कि इस घर के अंदर, वहाँ पे जिस कमरे में नुमान और उसकी बीवी सामिया ने रात गुजारी थी, वहाँ पे एक जिन और उसकी 2 बेटियाँ रहती थीं, और उनको इस बात का शदीद गुस्सा था कि जिस जगह पर बेड डाला गया और उन्होंने सुहाग रात मनाई है, ये तो हमारा कमरा था, और इस बात पे उन्होंने सामिया को पकड़ लिया था। तो उन्होंने कहा मदर साहब लोगों को से कहिएगा, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, जब भी किसी किराए के घर में जाएं तो पहले जाके एक दफ़ा उसकी पढ़ाई ज़रूर करा लें। मैं भी इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे जब किसी घर के अंदर जाते हैं तो जाके आप उसको क्लियर कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ चीज़ भी है तो वहाँ से चली जाए। अब माशाल्लाह जो सामिया हैं उसके बच्चे भी हो चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उसके साथ फिर कभी ज़िंदगी में कोई भी मामलात नहीं हुए। आप लोग भी जो रेंट पे लेना चाहे, मैं बार बार वही कहूँगा, इस नसीहत पे, इस आज की कहानी पे अमल ज़रूर करें। ऐसा मत करें जिस तरह उनकी, तो जल्दबाजी में उन्होंने शिफ्ट हो भी गए और सारा कर लिया, और बहुत दफ़ा अमूमन ऐसे लोग करते हैं, तो इसमें एहतियात लाजमी करें। सो ये थी आज की एक सच्ची कहानी जो बाबरा शाहिद ने मुझे इंग्लैंड से भेजी, जो उन्हीं की ज़बानी मैंने आपको सुना दिया। और बाबरा जी आपने कुछ वाक़यात एंड में भेजे कि मैं भूल गई थी इस वाक़े को, तो उनको भी मैंने इस तरीके से किया कि वो सीक्वेंस रहे। सो अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को हमेशा हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। बाबरा जी आपके लिए, आपकी पूरी फ़ैमिली के लिए मैं दिल से दुआगो हूँ। आपने मुझे बहुत दुआएं भेजी, सब लोग दुआएं भेजते हैं, आपने भी भेजी, आप सबका बहुत शुक्रिया। एंड लव यू सो मच सबके लिए। तो आप भी अपनी कहानी भेजिए मुझे। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92 313 66 55500। रिपीट कर देता हूं, +92 313 66 55500। और जो पाकिस्तान से मिलाएंगे, डायरेक्ट पाकिस्तान का नंबर मिलाएंगे 0313 66 55500। वॉइस मैसेज अगर भेजना है तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज, जिस तरह इन्होंने सामिया जी ने भेजा, इन्होंने भी एक ही लंबा वॉइस मैसेज भेज दिया। लेकिन एक बात उनको भूल गई थी, उसके लिए उन्होंने अलग से छोटा सा मैसेज भेज दिया। इट्स ओके, आप भी ऐसे कर सकते हैं। कहानी एक ही मैसेज में भेजिए, लंबा मैसेज, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। अगर कोई चीज़ें भूल गई हैं तो आप छोटे छोटे और 1-2 मैसेज भेज दीजिए, और डिलीट तब तक नहीं करना जब आप तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। लेकिन सबसे अहम बात, कहानी भेजते हुए आप चाहे लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करके भेजें, सबसे अहम बात, अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो, तो एंड में लफ्ज, लास्ट में आखिरी लाइन स्टोरी, STORY, स्टोरी या उर्दू में स्टोरी, लाजमी कहानी लिखना है। कहानी लिख दें या स्टोरी लिख दें, लाजमी आपने एंड में लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको प्रोग्राम में शामिल करना। इसलिए जो भी कहानी वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, आखिर में कहानी या स्टोरी लाजमी लिख के भेजें। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।